हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम वेक्टर में अपने आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स के बारे में और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब कि किसी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों मैंने कहा था कि यहाँ से मतलब जो अभी लेक्चर 5 है, इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए जाके। आज जो इस लेक्चर में बच्चों मैं पढ़ाऊँगा आपको या आपके साथ पढ़ूंगा, उसमें बच्चों थोड़ा लगेगा कि हाँ हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हम करेंगे और कैसे वेक्टर मल्टीप्लाई होके क्या क्वांटिटी देते हैं ये भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और एक बात ये कहनी थी कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये जो चैप्टर है ये आपको फिज़िक्स में आगे समझाने के लिए ज़्यादा काम आएगा, रादर देन कि आप इसको ऐसे पढ़ें कि ये फिज़िक्स का कोई एक टॉपिक है। आप ऐसे पढ़ें कि ये एक टूल है। जैसे हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पूरी पढ़ी थी, ये वैसे ही है। तो वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों ज़्यादा नहीं आगे हम बात करेंगे, देखते हैं कि क्या है इस लेक्चर में। तो बच्चों देखो, पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो, अभी तक हमने जो बच्चों पढ़ा दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका या तो एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, या किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना देखा। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा था कि मान ले अगर कोई वेक्टर ए है जो कि इस तरीके से है 2i - 3j, ये सब बच्चों आई जे के अगर ये सब नया दिख रहा हो तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना। ये सब मैंने पहले भी बताया था। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इन तीनों को मिला देंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। अब देखो, ये एक वेक्टर है। वेक्टर कहने का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट ही हो। जितनी वेक्टर क्वांटिटी है, हो सकता है ये कोई फोर्स हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक वेक्टर की। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 2 से मल्टीप्लाई करो इस वेक्टर को, 2a, यानी कि हम इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करते थे बच्चों, इस पूरी क्वांटिटी में i j k के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। सिंपली यही तो करते थे। 2 2 ज़ा 4i - 6j + 10k, ये हो जाएगी बच्चों ये क्वांटिटी। अब कहोगे हाँ सर हो जाएगी, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन बच्चों पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये तो हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अगर यहीं पर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर b हो और मैं आपको कहूँ कि इस वेक्टर को, इस वेक्टर, मान लो ये वेक्टर होता 5i - 3j + 4k, ये एक वेक्टर होता। बच्चों यहाँ पर मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ, आप हर जगह जहाँ भी i j k कैप के लिखेंगे वहाँ पर कैप ज़रूर लगाना। ये आपको नॉर्मल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे अलग करता है, ये बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि a × b निकालो। अब ये डॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये क्रॉस भी हो सकता है, ये सब मैं अभी बताऊंगा, ये बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो बच्चों यहाँ पर दिक्कत हो जाओगे। कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन बच्चों ऐसा है नहीं। जब आप अभी आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो होता क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी और कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी। कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो जाहिर सी बात है दो वेक्टर यानी दो वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा यानी a क्रॉस b जो क्वांटिटी आएगी वो हो सकता है एक स्केलर क्वांटिटी हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। अब ये डिपेंड करेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एक ही टाइप का होता है। बच्चों यहाँ पर फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, वेक्टर की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, आप सबने शायद 9th 10th में पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एक स्केलर क्वांटिटी वर्क। मतलब वर्क आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था जब मैं वेक्टर डिफाइन कर रहा था, नहीं पता है तो जाके देख लेना। अभी मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसी जगह यहीं पर अगर आपसे मैं कह दूं कि आप टॉर्क ले लीजिए, टॉर्क
टॉर्क यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये बच्चों अगर नहीं पता है तो मैं इससे बाद जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब क्वांटिटी पता हो जाएंगे। देखो बच्चों टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म या फोर्स इनटू डिस्टेंस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब ये आप कहोगे कि सर ये फोर्स तो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये मूवमेंट आर्म से क्या मतलब। बच्चों मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये एक्सिस जा रही है, यहाँ पर कहीं एक फोर्स F लग रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस फोर्स की लाइन पर कोई एक पॉइंट है जिसका इस पॉइंट O से एक पोजीशन वेक्टर R है, तो टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है बच्चों R क्रॉस F। अब आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो। देखो बच्चों बस इतना जान लो कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो पोजीशन वेक्टर R है ये भी आपकी एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये भी वेक्टर, बस इतना जानो। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, मैं सब समझा दूंगा। इसके बाद आप कहोगे कि सर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो ये टॉर्क होती है यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी वर्क। और यहां पर हमने क्या देखा कि वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहां पर डिफाइन करना है हमको कि कब प्रोडक्ट स्केलर आएगा और कब प्रोडक्ट वेक्टर आएगा। जब भी प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जब एक तीसरी स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उस टाइप के प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्केलर, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये डिफाइन कैसे करते हैं, देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज है ये, इसमें कुछ ज्यादा गणित नहीं है। क्या है कि मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब जिनका कुछ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होगा। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका ना ही कोई मैग्नीट्यूड है ना ही कोई डायरेक्शन है। तो दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है बच्चों, जैसे ये लिखा ए और बीच में ऐसे डॉट लगाएंगे, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट तो बोलते ही हैं, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, दो वेक्टर, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसे डिफाइन होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। अब आप अगर आपको नहीं पता है मैग्नीट्यूड क्या है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, इनसे पहले वाले। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो नंबर, जैसे मैंने बताया कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो इस पर्टिकुलर ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि वो क्वांटिटी कितनी है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच मान लो एंगल है इन वेक्टर्स के बीच में थीटा, तो उनका कोसाइन। अब आप देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो या तो ऐसे लिखो, या डायरेक्ट आप एक लेटर लिख दो, ऊपर एरो मत लगाओ। ये मैंने पहले भी बताया था, ए बी कॉस थीटा। जहां पर मान लो बच्चों ये वेक्टर है हमारा बी और ये वेक्टर है ए, ये बी ए से एंगल बना रहा है थीटा पॉइंट ओ पर। मतलब ये देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। जहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अब आप कहोगे क्यों सर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो इससे ज्यादा होगी तो मैं अभी बताऊंगा कि वो घूम फिर के इन्हीं के बीच की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बच्चों, ये अभी बताता हूं मैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर दिया मैथमेटिकली। देखो बच्चों होता क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको गणित दिख रही है, मैथमेटिक्स दिख रही है। अब आप कहोगे सर ये इतनी मैथमेटिक्स यहाँ लगा तो दिए, लेकिन इसका मतलब रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, वो अभी देखने को मिलेगा, आप सब समझ जाओगे। देखो बच्चों ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक केस और देख लेते हैं, ये थीटा की वैल्यू भी याद रखना कि वो 0 से 180 डिग्री के बीच में, यानी कि या तो ये एकदम पैरेलल होगा 0 डिग्री होगी तो बी क्या होगा, ए के पैरेलल होगा, या एकदम अपोजिट होगा 180 डिग्री, या इनके बीच की कोई वैल्यू होगी 5 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए, मान लो ए भी 0 है मतलब एक 0 वेक्टर है, और बी भी आपका क्या है, एक 0 वेक्टर है, मतलब कि दोनों ही 0 हैं, कुछ नहीं है। तो थीटा भी यहां पर हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या ले लेते हैं, ए डॉट बी
ए डॉट बी, इसको हम बच्चों जीरो ले लेते हैं। जीरो क्यों ले लेते हैं जीरो? क्योंकि इस केस में अब आप कहोगे सर जीरो तो लेना ही पड़ेगा, ए भी जीरो बी भी जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। सिर्फ इसकी वजह से जीरो नहीं लिया जाता है, ए डॉट बी को सिर्फ इस चीज की वजह से जीरो नहीं लेते हैं कि ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो ए भी जीरो होगा। इस वजह से जीरो लेते हैं क्योंकि थीटा इस केस में डिफाइन नहीं होता है कि थीटा होगा कितना। बात समझो, क्योंकि इधर भी जीरो है इधर भी जीरो आ जाएगा, 0/0 थीटा डिफाइन नहीं होगा। तो ए डॉट बी को हम कितना लेते हैं? जीरो, जब ए और बी दोनों ही क्या हो? जीरो। यही नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इफ आइदर ए और बी, या तो ए जीरो हो या बी जीरो, ये भी हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो ही हो जाएंगे। देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, इन दैट केस वी डिफाइन ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी एज जीरो। तो यहां पर कितनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किन्हीं दो नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, इसका स्केलर प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं ए डॉट बी से, और वो होता क्या है बच्चों? ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। यानी कि 0 से अगर रेडियन में ले लें तो पाई रेडियन, 180 डिग्री कितना होता है? पाई होता है। ये देख लो एक बार, ठीक है बच्चों। और एक चीज क्या ध्यान में देने वाली कि अगर a 0 है और या फिर b 0 है तो a डॉट बी भी क्या होगा? 0 होगा। अब देखो बच्चों, आप कहोगे सर यहाँ पर आपने जीरो के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया? देखो बच्चों, मैंने फिर कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिक्स का क्या कहता है, ये सब बच्चों अगर नया नया नाम लग रहा हो ना, तो जब हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी तब जाके देखना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, कि जैसी सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं LHS और RHS में, इक्वल टू के इधर भी एक टाइप की क्वांटिटी होगी, इक्वल टू के उधर में। तो इधर अगर आपने एक इसके वेक्टर क्वांटिटी लिखी है तो इधर भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जीरो तो एक नंबर है, स्केलर है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? एक एरो लगा दिया। इसका मतलब इधर भी हमने एक वेक्टर क्वांटिटी बना दी, इधर भी एक वेक्टर, मतलब इसका जीरो ही है, मतलब ना ही इसमें मैग्नीट्यूड है ना ही इसमें डायरेक्शन। और यहां पर बच्चों आप कहोगे कि सर आपने यहां ए डॉट बी जब लिखा, देखो छोटी छोटी चीजें बच्चों पकड़ो तब मजा आएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स दिमाग में आपके घूमेगी तब। यहां पर कहोगे सर यहां पर जब आपने ए डॉट बी लिखा तो इक्वल टू में जीरो के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि जब आप इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो तीसरी क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर होगा। तो यहां पर वेक्टर मत लगाना। बात समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें हैं, टीचर भी ध्यान नहीं देगा आपका, लेकिन अब देखो साइंस के स्टूडेंट हो, ये सब चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्या है, रटते रहो, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। रटते रह जाओगे, फिर बाद में पूछोगे सब पढ़ क्यों रहे थे, इतनी गणित क्यों पढ़ा दी टीचर ने, काम तो कहीं आ नहीं रही। समझे? काम आएगी, आप इसको ध्यान से समझो। इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है ये बच्चों, देखो अब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है हम क्यों पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वर्क एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं। मान लो एक ये सरफेस है, मान लो एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, बहुत गंदी सी टेबल है, लेकिन मान लो एक ये टेबल, ठीक है, ये देख रहे हो 3 डायमेंशन बना है, फ्लोर पे रखी है। अरे ये सब क्या है, सो छोड़ो उसको, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखी है, ब्लॉक मतलब कुछ यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हमको इस डायरेक्शन में s दूरी खिसकाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना देना है, s किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर इसमें एक निडल लगी हुई है और इससे एक रोप हम इसको खींच ऐसे रहे, मतलब सामने से नहीं खींच रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे टेढ़ा खींच रहे हैं। ये मान लेते हैं फोर्स है F, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से एंगल बना रही है थीटा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसको खींचने में कितना काम लगेगा, मतलब वर्क कितना आप कंज्यूम होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर वर्क की डिफिनीशन ये कहती है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो बच्चों, अभी मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, आपको कंपोनेंट भी यहां पर यूज करना पता चल जाएगा। देखो कंपोनेंट तो मैंने बताया ही था,
अब आप देखोगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट 5 यूनिट का हुआ, 5 मीटर। ये देखो बच्चों ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप इस ब्लॉक को घुमा फिरा के फिर वहीं ले आओ तो वर्क 0 माना जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि डिस्प्लेस यानी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ से उठ के कहीं यहाँ आ गई, 5 मीटर ये चली, और उस पर फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन का लगा, ठीक है। और इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री है, मतलब ये जो रोप है उसको आप 60 डिग्री एंगल बना के खींच रहे हो। तो हमने कहा कि भैया वर्क जो होता है वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और ये डिफाइन कैसे होता है बच्चों, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एफ और एस के बीच में। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इनकी वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी। देखो यहां पर तो मैंने बता दिया कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो ये एरो दिखा रहा है। तो 10 न्यूटन हमने रख दिया, कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां देखो वेक्टर नहीं लिखा, तो एस क्या हो गई 5 मीटर इंटू कॉस थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब आप सब जानते हो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर, या इसको आप लिखते थे जूल, याद करो ये लिखते थे। तो आप कह दोगे कि सर इस ब्लॉक को एस डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देने के लिए 10 न्यूटन की अगर फोर्स लगेगी 60 डिग्री पे तो हमको 25 जूल का काम करना पड़ेगा। बात समझ गए। ये कैसे पता चला, ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से पता चला, और इसकी डिफिनीशन भी यही कहती है। अब देखो कंपोनेंट भी आ जाएगा, कैसे कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे समझो, अगर मैं एफ कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में ले लूँ, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर एस लिखा रहने दूँ, तो देखो वर्क की डिफिनीशन क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही तो देखो अगर हम फोर्स को एस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लें, कंपोनेंट लेने का मतलब इसको एस डायरेक्शन इस वेक्टर पे गिरा दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर वाले जो कंपोनेंट वाले चैप्टर था उसमें चले जाओ, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। तो देखो एफ कॉस थीटा है, और यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड से मतलब है, और एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स इसकी डायरेक्शन में आ गई, फोर्स इसकी डायरेक्शन में आ गई, और हमको वर्क पता चल गया। देखो वर्क की डिफिनीशन भी यही कहती है। बात समझ गए कि नहीं। यहां से मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया कि स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर। अब कहोगे कि सर फोर्स का एक कंपोनेंट तो चलो एफ कॉस थीटा इधर है, एक कंपोनेंट यहां पर भी तो होगा जो कि होगा एफ साइन थीटा। अब देखो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपका दिमाग यहां दौड़ रहा है तो यानी कि आप फिजिक्स समझना चालू कर दिए हो। यहां पर देखो ब्लॉक रखी थी, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, और इसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है फोर्स का एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा एफ साइन थीटा। ये बच्चों नहीं पता है तो आप देख लेना जाके, ये मैंने सब बता रखा है, फिर भी आप देख लो एक बार। अब देखो मैं अगर कहूं कि इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं एक्स, इस डायरेक्शन को मान लेता हूं वाई, तो वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वो क्या होगा बच्चों, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या हम कह देंगे एफ डॉट एस, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये तो वैल्यू आ रही थी 25 न्यूटन मीटर या जूल कह लो, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या होगा आप देख के बता दोगे कि सर फोर्स तो है, एफ साइन थीटा तो है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि ब्लॉक अगर ब्लॉक, ये भी कंडीशन है, वो सब बच्चों मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स हम बाद में समझेंगे, यहां अभी हम वेक्टर से समझते हैं कि अगर आप ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक आपकी सिर्फ खिसक रही है, ऊपर नहीं उठ रही, तो जाहिर सी बात है वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट, ये तो एस एक्स मान लेते हैं इसको, यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एस वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो, तो ये तो बच्चों जीरो हो जाएगा, तो ये वर्क क्या आ जाएगा जीरो। और यही देखो बच्चों वर्क की जो डिफिनीशन है उसी से आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है तब तो वर्क आ रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क कितना आ रहा है, जीरो। इसका बच्चों आप लोग 9th-10th में एक एग्जाम्पल पढ़ते होंगे कि जैसे आपके घर पे कोई लेबर आता है, ठीक है, आप उससे कहते हो कि भाई ये सामान है, इसको सर पे रख के इसको जीना चढ़ जाओ, चढ़ा दो, इसको छत पे ले जाओ इसको, ठीक है। तो क्या करेगा, ऐसे मान लो मिट्टी ले जानी, तो ऐसे रखेगा सर पे और लेके चला जाता है। अब मान लो मिट्टी सर पे रखी है, तो देखो ये मान लो ये लेबर है, ठीक है, लेबरर है, या तुम ही हो, कोई ज़रूरी है, अपना काम खुद करो। ये यहाँ पर ये सामान रखा है,
और अब इस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो एस डायरेक्शन में। लेकिन एक बात बताओ, इस आदमी पर या तुम पर या मुझ पर जो जिसने सामान रखा है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स लगेगी बच्चों सिर्फ वेट की फोर्स, जो कि होगी ऐसे सेंटर लाइन से पास होगी वेट। अब देखो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बता रहा है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो कितना हो जाएगा? वर्क 0। अब आप उसको कह दो, जब वो आपसे पैसा मांगने आए कि भाई पैसा क्यों दे तुम्हारा ये सब गणित, उसको समझा दो, कह दो वर्क 0 है। आपने भले वेट उठाया अपने सर पर, लेकिन आप आगे चले तो वर्क कितना हो गया? 0, क्योंकि वर्क जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री, वो आपके ऊपर ही ये सब फेंक फाक के चला जाएगा मार पीट के। ठीक है, ये मत करना, समझे? तो ये देखो आपको समझ में आ गया स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब बच्चों थोड़ी मैथमेटिक्स और समझ लेते हैं। जो मैंने अभी बात बताई है वो यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है। क्या लिखा है? अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटी बच्चों? द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब कहोगे सर ये क्या लिखा है? ये वही बात लिखी है जो अभी मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बताई है। क्या बताइए बच्चों? जैसे कि मैंने कहा कि ये एक वेक्टर बी था, ठीक है, और ये एक वेक्टर ए है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब मान लो मैं इस बी वेक्टर का इस ए पर एक कंपोनेंट लूँ, यानी कि इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ऊपर से देखा, तो मैं कंपोनेंट वाले चैप्टर में जाके एक बार देख लेना, ये कंपोनेंट क्या होगा जो थीटा के डायरेक्शन में हो, वो होगा बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें तो ए डॉट बी आपने अभी देखा था बच्चों क्या होता है। ए डॉट बी क्या होगा बच्चों? बी कॉस थीटा। ये तो होता है ए बी कॉस थीटा, यही तो होता है। अब अगर मैं बी कॉस थीटा को एक साथ ले लूं, बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी कॉस थीटा इंटू ए। यानी कहने का मतलब है देखो, एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में, इनका मल्टीप्लिकेशन, यही लिखा है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर क्या है? ए। दूसरा क्या पॉइंट लिखा हुआ है? द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि जो दूसरा वेक्टर है उसका पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यानी बी कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन। अब इसको उल्टा भी ले सकते हो। कैसे बच्चों? देखो ये बी था, ये ए है, ठीक है। अब अगर मैं ए का इस पर प्रोजेक्शन ले लूं, यानी कि इसको आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ये वेक्टर बी है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों? यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं ऐसे। तो बच्चों देखो ये जो होगा ये ऐसे गिरेगा जब, तो मैंने एक चीज बताई थी, जिस लाइन पे वेक्टर गिर रहा हो, ये बात याद करो कंपोनेंट वाले में, वो कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो ए को बी पर गिराओ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं? तो देखो यहां पर वर्क जो भी क्वांटिटी ए डॉट बी है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बी ब्रैकेट में ए कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो ए कॉस थीटा इंटू बी, तब भी यही बात जस्टिफाई हो रही है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर इंटू कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब इसको फर्स्ट मान लिया, इस केस में ए को फर्स्ट माना था, तो दोनों ही बातें क्या हैं? दोनों ही बातें सही हैं। ए डॉट बी क्या हो सकता है बच्चों? ये हो सकता है, या तो हो सकता है ए कॉस थीटा बी, या हो सकता है बी कॉस थीटा ए। दोनों ही बातें सेम है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इनको इधर उधर कर भी सकते हो। अब एक पॉइंट और आपको समझाना है। कहोगे सर आप बैक टू बैक समझा रहे हो, अभी मैं थोड़ा होल्ड कर दूंगा, बस ये एक बात और सुन लो, फिर मैं ज्ञान की एक बात बताऊंगा, उसको लिखना कहीं पर। क्या? देखो बच्चों मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में हो सकती है, कि नहीं? ये बताया था अभी। मतलब थीटा, ये जो ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, ये कहीं 0 से स्टार्ट होकर 180 तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इससे ज़्यादा होगा तो घूम फिर कर यही वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी बच्चों? बताता हूँ। आप जानते हो कि cos 360 माइनस थीटा कितना होता है? cos 360 डिग्री माइनस थीटा, ये cos थीटा ही होता है कि नहीं? ये आप जरा बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को चेंज करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 360 ये पूरा हो गया कि नहीं? 360
माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में ऑल शुड टेक कॉफी, कोसाइन पॉजिटिव होता है तो ये देखो पॉजिटिव है, और जब भी यहाँ 360 होगा या 180 का कोई मल्टीपल होगा तो यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। नहीं याद है तो बस आप इतना ध्यान रखो, 360 माइनस थीटा कितना होता है, कोसाइन थीटा। तो अगर मान लो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर ऐसे होती कॉस 210, तो इसको मैं ये लिख सकता था कॉस 360 माइनस 210, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 150, यही तो हो जाएगा। तो कॉस 150 और कॉस 210 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बात समझो, कॉस 360 माइनस 210 क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं कॉस 150 लिख सकते हैं। क्या लिख दिया मैंने, हाँ कॉस 360 माइनस, अब इसको निकाल के भी देख सकते हो, कॉस 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 30, वो हो जाएगा माइनस का 1/2, और कॉस 150 कितना होगा, ये होगा कॉस 90 प्लस 60, यानी कि माइनस का साइन 60, वो भी माइनस √3/2। तो ये कहानी सेम आ जाएगी। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है उससे ज़्यादा है तो घूम फिर कर वो इसी के बीच में जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कॉस 210 की वैल्यू निकालो या 150 की वैल्यू निकालो, बात समझ रहे हो, वो सेम ही आएगा। इसलिए मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही होगी कोई। और इससे क्वांटिटी एक क्वालिटी और निकल के आएगी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी A डॉट बी भी वही होगा, A डॉट बी भी वही होगा जो B डॉट A होगा। वो मैं अभी बताऊंगा क्यों होगा, ये सब बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये समझ गए हो, इसको थोड़ा देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी देख लो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ पर ध्यान दो। ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं और कुछ बातें करते हैं। देखो बच्चों, है क्या बच्चों कि जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, जैसे सुबह सुबह मेरे साथ तो होता था अक्सर कि एक पेपर पे जैसे हमने लिख लिया कि आज मैं ये ख़त्म करूँगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं वो पढ़ूंगा। सब आपने बहुत सारे टॉपिक लिख लिए कि भाई फिजिक्स में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, अगर बायो को है तो बायो में ये पढ़ना है। अब हुआ क्या, जैसे दिन पार हो रहा है, जैसे मान लो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुबह का अगर आप दिन भर पढ़ रहे हो तो दिमाग में क्या आता है, अरे यार एक शेड्यूल आपने ऐसे सामने चिपका दिया है, टारगेट। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, इतना तो टाइम हो गया, आधा दिन हो गया, अभी तो इतना ही पढ़ा है। अब क्या होगा, आप जल्दी जल्दी देखना चालू कर दोगे। आप क्या करते जाओगे, आपका दिमाग आपको समझाता जाएगा कि हाँ पढ़ तो आप रहे हो, लेकिन शाम को जब शांति से बैठोगे तो आपके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आप बच्चों भाग रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे, बस सिर्फ उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे थे, भागते चले जा रहे थे। ये नहीं करना है बच्चों कि दिन भर आप उसी टारगेट को देखते रहो। आप एक टारगेट बनाओ, वो ज़रूरी है कि चलो ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे आज पढ़ना कितना है, लेकिन सिर्फ हमेशा अगर दिमाग में यही चलेगा कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे उतना पढ़ना है, अरे ये नहीं हो, अरे वो, तो जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? आप क्या करो, इससे अच्छा क्या होता है, मैं जो तरीका अपनाता था कि आप पढ़ना स्टार्ट करो, आप कहीं कॉपी के पीछे, वो चीज़ दिन भर दिमाग में सामने नहीं रहनी चाहिए। टारगेट लिखो कहीं कॉपी के पीछे, ठीक है, एंड में उसको देखो, लेकिन ये नहीं कि सामने चिपका दिया अब दिन भर वहीं पर नजरें जा रही हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। आप क्या करो, जैसे फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ना चालू करा, वेक्टर। अब जब तक वेक्टर समझ में आ रहा है, मान लो मैंने एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा, 5-6 टॉपिक आपको समझ में जब तक आ रहे हैं, जब तक मन आपका ऊब नहीं रहा है, तब तक आप पढ़ते चलेगा। मतलब मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से ही पढ़ना, सबका अपना तरीका होता है। मैं जो करता था मैं वो बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, आप बोर हो गए, 1-1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, बोर हो गए। अब क्या करना है बच्चों, मैं उसको हटा देता था, थोड़ा गाना ना सुना, इधर उधर घूमा टेला, फिर आधा 10 मिनट 15 मिनट बाद आ गया पढ़ने। अब मैं फिजिक्स नहीं उठाऊंगा, मैं क्या उठाया, मैंने केमिस्ट्री उठा ली। अब केमिस्ट्री में भी यही करा कि जितनी देर मेरा मन लग रहा है, जब तक मेरा दिमाग कह रहा है कि अरे वाह मज़ा आ रहा है, जब तक मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, तब तक पढ़ा, फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फिर फिजिक्स पे आ जाओ। और एंड में जब टाइम हो जाए, जब शाम को आपको ये लगे कि आज दिन की पढ़ाई हो गई, अब देखो आप कि आपने करा कितना और आपका टारगेट क्या था। ठीक है, उसमें जो कमी है उसको लिख लो। देखो बच्चों, 100% एफिशिएंट अगर आप हो जाओगे तो आप भगवान बन जाओगे। अगर आप 50% भी 60% अपना टारगेट का अचीव कर रहे हो तो यानी कि वो मोर देन सफिशिएंट है, आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। बात समझ रहे? वो शाम को देखो, ये नहीं कि दिन भर उसी को ताकते रहो, फिर वही होगा कि आप उसी को देखते रह जाओगे, दिमाग में कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आज का ज्ञान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात है कुछ पॉइंट्स की, स्केलर प्रोडक्ट को लेकर कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों, इन्हीं से क्वेश्चन भी आएगा। और ये चीज़ें मैंने मतलब सब कुछ बता दिया है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट।
देखो बच्चों पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये सब मैं आधी चीजें तो मैंने समझाते वक्त ही बता दी, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। ए डॉट बी इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ऑलवेज अ रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर याद करो मैंने बताया था, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर होंगे जो कि एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। जीरो यानी कि यहाँ -1 होता था, यहाँ +1 होता था, यहाँ +2 होता था। अगर आपने नहीं देखा है ये सारी वीडियो तो जाकर देख लें। अब बच्चों पता है क्या होता है, मैंने क्यों इतनी सारी आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई, 19 लेक्चर पढ़ा दिए। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में तो आ जाएगी, आप दिमाग में रट तो जाएगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रियल नंबर बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अभी नहीं ध्यान में, तो ध्यान में रखने के लिए वो सब बताता है। रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसे नंबर, या नेचुरल आम भाषा में कह दें तो जो आप नंबर पढ़ते हो, जैसे 1 है 2 है, इनके बीच में भी नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर होंगे, 1.011, ये सब होगा। कोई एक नंबर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ए डॉट बी इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इज इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एक्यूट एंड इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। कहना क्या चाह रहा है बच्चों कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तभी तो एक्यूट एंगल बनेगा। बच्चों ये सब याद होगा आपको। अब ये मत कहना सर एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी नहीं पता, मुझे पता होगा आपको। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो ए डॉट बी क्या आएगा बच्चों? ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कॉस कोसाइन जो होता है उसकी वैल्यू थीटा से कम, 90 से कम डिग्री पर हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ये आपको पता है। कैसे पता है? कॉस 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, उससे नीचे जितने भी कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, देखो सारी पॉजिटिव वैल्यू। इससे ऊपर अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनने लगे ए और बी के बीच में, तो ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू हर उस थीटा की वैल्यू के लिए जो कि 90 से ज़्यादा है हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। अब देखो ये तो बात कह दी सर, ठीक है हमको समझ में भी आ गई, लेकिन इसका याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, हम तो निकाल के देख लेंगे बच्चों। अगर ये चीज़ ध्यान में रही, मान लो देखो फिर मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, किसी आईआईटी नीट की तैयारी आपकी अपने आप होगी, ये सब मैं नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा दूंगा लास्ट में आईआईटी नीट और जितने फलाना ढिमकाना एग्जाम होते हैं सबके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। लेकिन सिर्फ वही दिमाग में चल के पढ़ोगे ना कि दिन भर आईआईटी में जाना है, नीट में जाना है, यही सब सोचते रहोगे तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी बच्चों, सिर्फ आप रट्टू पोपट बन के रह जाओगे। यहाँ पर समझते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव, अगर निगेटिव आई तो ए डॉट भी निगेटिव हो जाए। अब समझो, मान लो अगर आप कंपटीशन की तैयारी दे रहे हो तो वहाँ पर टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, आपको टाइम के अंदर ही करना होता है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और आपसे कह दिया गया मान लो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ए डॉट बी कितना होगा, मान लो ए डॉट बी। अब आप या तो एक एक ऑप्शन कंप्यूट करने लगो तो टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। अब आप बस मान लो आपने देख लिया थीटा 60 डिग्री है और इन 4 ऑप्शन में देखा 2 पॉजिटिव हैं 2 निगेटिव है, तो 50% तो आपका आंसर वहीं आपको करेक्ट हो गया, यानी 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही छांट दिए, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ए डॉट भी, तो कम से कम आपका आधा काम तो कम हो गया, बात समझे। या हो सकता है तीनों निगेटिव हो एक ही पॉजिटिव हो, तब तो बिना सॉल्व करे लगा दो कि मान लो ए ऑप्शन आपका पॉजिटिव है इसलिए यही सही, बात समझ रहे हो। इसलिए ये छोटी छोटी बातें याद करना ज़रूरी है। आंसर तो आपका तब भी आएगा लेकिन आपका टाइम जो है वहाँ पर थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो एक बार, ये दोनों बच्चों इनको लिखने की कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देख रहे हो बच्चों, ये दिख रहा हो आपको, ये मैंने सारे नोट्स आपके लिए जो है रिटर्न बना रखे हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको वेबसाइट पे डाल दूंगा, इसका चैप्टर खत्म होने पे लिंक भी डाल दूंगा। वेबसाइट बच्चों अभी इसलिए नहीं एक साथ में रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नोट्स मिल गए तो आप रटना चालू कर दोगे, पढ़ोगे नहीं, और वैसे भी आप नोट्स देखोगे भी नहीं। ये देख रहे हो, इससे ज़्यादा बच्चों आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ये देख रहे हो, ये सारा नोट्स जो है ये बन चुके हैं आपके लिए, ठीक। ये आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पहले पढ़ लो उसके बाद नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो ओनली व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। देखो ये मैं अभी बता भी चुका हूं आपको, वर्क का जब एग्जांपल दिया था, यहां फिर से बता दे रहा हूं। 2 नॉन जीरो वेक्टर मान लेते हैं कि ए है और एक वेक्टर बी है,
तो नॉन जीरो है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू है इनकी, तो ये वैल्यू क्या होगी, ए बी कॉस थीटा, ये हमको पता है बाय डिफिनीशन। अब वो कह रहा है वो जीरो तभी होंगे जब थीटा की वैल्यू, मतलब ये ए डॉट बी जीरो तब होगा जब थीटा 90 होगा। भाई जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कॉस 90, अभी मैंने इन्फिनिटी बोल दिया था, वो गलत बोलता, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 1, कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो यहाँ पर देखो, जब ए की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी और कॉस 90 आपका जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी, बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तभी तो आप कह रहे थे कि वर्क जीरो आ रहा था, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, और cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने अभी आपको इन्फिनिटी बता दिया था, cos 90 पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा, tan 90 इन्फिनिटी होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि cos जीरो से लेकर 90 तक 1, cos जीरो होता है 1 और cos 90 क्या होता है, जीरो, उसके बीच में जितनी वैल्यू है सब पॉजिटिव होती है, ठीक। अब ये एक अलग से एक चीज़ लिख दी है, यूनिट वेक्टर्स। बच्चों ध्यान दो, समझो, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, आई जे के आप जैसे कि जानते हो क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है, आई का, जे का और के का, इनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1 है, इसीलिए इनको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ना ही इनकी कोई यूनिट होती है और ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती, इनका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, वाइड है अगर तो एक यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से, और अगर जेड डायरेक्शन है तो एक यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, इनके बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगी। तो अगर कोई वेक्टर ए है और मैं आपसे कहूं कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए कैप से। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ए कैप वो होता क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही तो मतलब कि जाहिर सी बात है इस वेक्टर में दो क्वांटिटी होंगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ही सिर्फ रखी जाए, मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया जाए, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ऊपर पूरा पूरा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो कट के 1 आ जाएगा, बचेगी क्या, सिर्फ डायरेक्शन। इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बात समझ गए, ये होता है यूनिट वेक्टर। पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसके लिए मैंने ये रिवाइज करा दी है, ठीक। इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, ये बहुत सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट इज थीटा इज 0 डिग्री। मतलब जाहिर सी बात है यार, देखो जैसे ए के वेक्टर ए है और ए के वेक्टर बी है, अब जाहिर सी बात है इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी होगी, 0 से 90 के बीच में, तो जाहिर सी बात है वो कम होगी, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको पता है। तो अगर वो 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि 1 से कम होगी, यानी कि 1/√2 होगी, √3/2 होगी, या क्या क्या होगी इसकी वैल्यू, √3/2 होगी और क्या होगी, 1/2 होगी। तो 1 से तो वो कम ही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर ए और बी ये सेम डायरेक्शन में है, तभी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो कितना होगा बच्चों, ए डॉट बी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। तो हमने कहा कि वो तब होगी जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी वेक्टर कैसे होने चाहिए, पैरेलल, यानी वो सेम डायरेक्शन में अगर है। तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर। तो अगर आपसे कोई कहे, दो वेक्टर दे दे और आपसे कह दे कि इसका मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को बस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आप जानते हो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल होंगे। दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि मिनिमम कब होगा, डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जब उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये वेक्टर आपका बी है और ये वेक्टर ए है,
देखो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। और आप जानते हो, क्या जानते हो, कॉस 180 डिग्री क्या होता है बच्चों, ये होता है -1। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा बच्चों, ए डॉट बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए बी कॉस 180, और कॉस 180 है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी। तो अगर आपसे कोई कह दे कि दो वेक्टर्स का मिनिमम डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, उनके मैग्नीट्यूड को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये यहाँ पर लिखा था माइनस का ए बी, ठीक है। माइनस का ए बी, ये आंसर। ये दोनों चीज़ें बच्चों ध्यान रखना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, और मिनिमम तब होगा जो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, क्योंकि 180 डिग्री पे cos 180 डिग्री -1 होता है। बात समझ गए, ये एक बार देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि खुद ही से डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब एक वेक्टर ए था, हम इसी से क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे ये चीज़ समझानी है, यूनिट वेक्टर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्यों। अब देखो कोई भी वेक्टर हो बच्चों, वेक्टर ए, जाहिर सी बात है ऐसे अगर हम दो वेक्टर ले लें एकदम सेम, तो वो तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो। जाहिर सी बात है कोई वेक्टर खुद से तो पैरेलल में ही होगा ना। अब मेरी एक कॉपी बनेगी बिल्कुल सेम मेरे जैसी होगी ना, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड होगा। तो दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और एक चीज यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ए कॉस 0, तो ये हो जाएगा बच्चों a², यही तो, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, क्योंकि a और a को आप मॉड ऑफ a भी लिख सकते हो, इसलिए कई के बुक्स में आपको ऐसे लिखा दिखेगा, दोनों ही एक ही बात समझ गए कि नहीं। अब बच्चों यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान समझते। यूनिट वेक्टर बच्चों आपने एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कितने देखे, आई जे और के। अब मैं एक काम करता हूँ, इनका अपने आप से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कैसे, ये x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप, और z डायरेक्शन में k कैप। तो जरा बच्चों देखो i डॉट i ये क्या होगा बच्चों, ये होगा मॉड ऑफ i, और जाहिर सी बात है सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एक चीज़ हमको और पता है कि हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 1 क्रॉस 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा बच्चों कि नहीं आ जाएगा, cos 0 1 होता है। तो यानी i डॉट आई क्या आएगा, 1, i डॉट आई क्या आएगा, 1। उसी तरह से j डॉट जे भी क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे ही कंप्यूट कर लेना, और k डॉट के भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 1। ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ऊपर वाला आपने देख लिया है। ये हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड और cos 0 की वैल्यू 1। तो उसी तरीके से अगर हम j डॉट जे कैलकुलेट करें, j डॉट जे, तो वो भी बच्चों यही होगा मॉड ऑफ जे वेक्टर लगा दो ऊपर, cos 0 डिग्री, और क्योंकि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और उसी तरह k के लिए भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए, और बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखनी है अपने, कि i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के ये 1 होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर मैं एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से लेना चाहूँ तब, मतलब कि ये i था, ये j था और ये k था, कहोगे सर बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर मैं i डॉट जे निकालूँ, i डॉट जे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j। अब बच्चों आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, ये बताओ i और जो j दो यूनिट वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। देखो जरा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 आप जानते हो कितना होगा, 0। उसी तरह j डॉट के क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है
वो भी हो जाएगा 0। और k डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया, आई डॉट जे हो। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जे डॉट आई भी सेम ही चीज़ है, आई को जे से मल्टीप्लाई करो या जे को आई से, लेकिन कैसा मल्टीप्लाई, डॉट वाला मल्टीप्लाई। अगर एक आगे चल के हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उस केस में आई डॉट जे और जे डॉट जे, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई सेम नहीं रहेगा। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो, बात एक ही है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये दोनों चीज़ें आपको बच्चों ध्यान में रखनी है, बाकी भले सब कुछ बोल जाओ। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर दूसरे वेक्टर से मतलब कि आई का जे से, जे का के से, के का आई से, इन सब से ले ले तो वो 0 होता है। ये देख लो आप एक बार। एक बात मुझे आपको और बतानी है, वो भी मैं बता देता हूँ, पहले ये देख लो। ठीक है बच्चों, क्या बतानी है बच्चों कि ये जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये आई है, ये जे है और ये के है। ये तो बच्चों एक्स वाई जेड में है। अगर मान लो कोई एक वेक्टर ए है, भाई इसका भी एक यूनिट का एक वेक्टर होगा, ये किसी फलानी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मान लेते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप है, जाहिर सी बात है। तो यूनिट वेक्टर कोई भी हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए कैप डॉट ए कैप ये कितना आएगा बच्चों, ये 1 ही आएगा। अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सेम वेक्टर हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी इनके बीच में, 0 डिग्री, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ए कॉस 0 ये 1 आ जाएगा। तो एक जनरल चीज भी दिमाग में आनी चाहिए कि सिर्फ आई डॉट आई नहीं, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका साथ में अगर हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी बच्चों, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, 1 होता है, और उसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 1 आएगा। बात समझ गए। ये बच्चों बात थोड़ा ध्यान में रखना, ये चीज़ें देखो किताब में नहीं लिखी होती, ये हम जब न्यूमेरिकल गलत करके आ जाते हैं तब हमको ध्यान में आती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं ज़्यादा। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई था, वाई में जे था और z में k था, तो किसी पर्टिकुलर a डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर a है, तो बात तो वही है, यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन तो चेंज हो नहीं जाएगी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। इसको भी देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्या है बच्चों, अब ये हाँ एक बार देख लो कि हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। फाइंडिंग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, कहोगे सर अभी तो आपने बताया कॉस वॉस से निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, जब एंगल दिया होगा तभी तो निकालोगे। मान लो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए जो कि ऐसे दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से वेक्टर बी एक है जो कि दे रखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब मैं आपसे कहूँ ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट, तो आप क्या कहोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही तो बच्चों। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट लेना चालू करूँ, ब्रैकेट को ओपन करूँ, तो पहले ए एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों से कर देता हूँ। मैं आपको एक की मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे। जैसे कि मान लो मैंने इस पहले वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स बी एक्स और ब्रैकेट में आई कैप डॉट आई कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट आई कैप हमने ले लिया, आई डॉट आई। अब कहोगे सर इसके बीच में डॉट, अरे भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो नंबर है, इनको साथ में मल्टीप्लाई चाहे डॉट करो चाहे क्रॉस लिखो कुछ भी लिखो। मेन मुद्दा है कि हमको वेक्टर क्वांटिटी देखनी है कि कैसा प्रोडक्ट आएगा। तो वेक्टर यहाँ पर क्या है आई कैप, यहाँ पर भी क्या है आई कैप, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसी तरह इसको मैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई और ब्रैकेट में आई कैप डॉट जे कैप। उसी तरह से
ए एक्स आई को ये वाले टर्म से, तो ए एक्स बी जेड और ब्रैकेट में आई कैप डॉट के कैप। अब बच्चों ध्यान देना, प्लस एंड सो ऑन मतलब अब ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जरा यहां पर ध्यान देना, आई डॉट आई अभी मैंने बताया कितना होता है, 1 होता है। आई डॉट जे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा 0 होगा, क्योंकि ये दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और आई क्रॉस के भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो आई जे के आई लिखो या आई डॉट के लिखो, बात एक ही है, वो मैं बता दूंगा अभी कि कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात। तो आई डॉट के भी 0 होगा। बस क्या है कि जो सेम वाले यूनिट वेक्टर हैं वो 1 आएगा। तो यानी अगर मैं इस वाले पूरे नंबर को, इस वाले वेक्टर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही टर्म फाइनली निकल के आएगा, जो कि होगा ए एक्स बी एक्स। उसी तरह से अगर मैं इस वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहां जे है, यहां आई है, ये 0 हो जाएगा। यहां जे है, यहां जे है, दोनों ही सेम वेक्टर हैं, सेम यूनिट वेक्टर, तो प्लस ए वाई बी वाई आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। उसी तरह फाइनल टर्म हमारा ए जेड वाला, के वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए जेड बी जेड, क्योंकि बाकी सारे टर्म क्या होते जा रहे हैं, 0। तो हमको एक चीज यहां से पता चली कि अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो बहुत सिंपल क्या करना है, आई वाले एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और के वाले एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ जाएगी। और यही आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, या जे डॉट जे भी क्या होता है, जे डॉट जे ये भी 1 होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, 1 होता है, और के डॉट के भी क्या होता है, 1 होता है। बाकी जितनी मल्टीप्लिकेशन होंगी वो सब 0 होंगी। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, इसमें ध्यान में कुछ नहीं रखना है, जो सेम यूनिट वेक्टर वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है और जैसा साइन हो वैसा जोड़ देना है। बात समझ गए? इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसका मैं अभी आपको यूज भी दिखा दूंगा, एक आप सब समझ जाओगे। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों देखो कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको दो वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर ए जैसे अभी हमने माना था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मान लो यूनिट वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मतलब हमको एंगल नहीं पता है, हमको उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है, बी जेड के कैप, और ये दो वेक्टर ऐसे हैं, मान लो एक ये है हमारा बी और ये है ए, और इनके बीच का एंगल थीटा पता करना है। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट से हम थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे बच्चों, ए डॉट बी निकाल लेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बच्चों? ए डॉट बी एक ऐसे निकाल लेंगे जैसे अभी हमने निकाला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, एक तो ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा बाई डेफिनीशन निकाल लेंगे। बाई डेफिनीशन क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और इन दोनों को बराबर कर देंगे, भाई दोनों ही सेम चीज है। तो कॉस थीटा बच्चों क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन में ए बी, यानी कि जो दो वेक्टर दे रखे होंगे बच्चों, देखो ए बी क्या है, ए बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब आप कहोगे सर ये तो निकाल लेंगे, नीचे वाला कैसे निकालेंगे? बच्चों याद करो, ये सब मैं बता चुका हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए, इसका मतलब तो यही होता है, ये होगा अंडर रूट जो यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी तरह से बी क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब आप देखो, आपको ऊपर वाला भी वैल्यू पता है, नीचे वाली भी वैल्यू पता है, यहाँ से कॉस वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल मैंने याद रखने के लिए कि मुझे याद रहे कि क्वेश्चन कौन सा लगवाना है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन सा वेक्टर है? एक वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के, और एक वेक्टर है बच्चों, कौन सा वेक्टर है एक दूसरा वाला वेक्टर भी, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे
प्लस के। अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। अब आप कहोगे सर कैसे बताऊंगा, जैसे पहले हमने आपको समझाया वैसे बताएंगे। सबसे पहला काम बच्चों एक काम करना, क्या करना, पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड यानी कि ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही तो है, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 प्लस के का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर, तो ये बच्चों √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, ये भी √3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या है, ए डॉट बी निकाल लो बच्चों। ए डॉट बी निकालना भी देख लो कैसे निकालना है, अभी मैंने सिखाया है। जो आई वाले कोफिशिएंट उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 × 1 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। जे वाले एक साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × -1, ये देखो माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये देखो के वाले एक साथ मल्टीप्लाई करो, -1 + 1 तो ये भी हो जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1। अब आपको मैंने बताया क्या लिख देना है, cos θ = a डॉट बी, यानी कि ax bx + ay by + az bz, ये लिखी हुई वैल्यू -1 अपॉन में ab की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, √3 × √3, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का रूट अगर है तो ये 3 हो जाएगा। देखो बच्चों 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर आ जाता है अंदर जो लिखा होता है। अब ये मत पूछने लगना, ये होता है पावर 1/2, मल्टीप्लाई कर रहे हो × 2, ये पावर ऐड हो जाती है ना 1/2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इन्वर्स ले लो, तो कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में -1/3, ये आपका आंसर। देखो बच्चों अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसका एंगल आपको पता होता, मान लो ये वैल्यू आ जाती 1/2, तो आप थीटा लिख देते 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 क्या होता है 1/2, बात समझ, सॉरी 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 60 लिख देते। बात समझ गए कि नहीं, इसको देख लो एक बार। ये न्यूमेरिकल आप ऐसे में बहुत से न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, कराऊंगा भी, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बस खाली आपको मैथमेटिक्स मतलब बेसिक अरिथमेटिक लगानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इसको देखो आगे बढ़ते। अब एक चीज़ और देख लो, बस सिंपल सा, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये आप एक टॉपिक देख लो। जैसे ये वेक्टर बच्चों b है और एक वेक्टर ये a है, अभी मैंने बताया इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यानी a और b के बीच का एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना होगा बच्चों 360 - थीटा। और मैंने अभी बताया कि चाहे cos थीटा लिखो या इक्वल टू क्या होगा cos 360 - थीटा, यही तो बात समझ गया कि नहीं। तो बात ये होती है बच्चों कि जब आप a डॉट बी निकालोगे a का b से, तो ये हो जाएगा बच्चों ab cos थीटा, और जब आप b डॉट a निकालोगे तब ये हो जाएगा बच्चों ba cos 360 - थीटा, क्योंकि b और a के बीच का एंगल कितना है 360 - थीटा, और दोनों ही क्या होते हैं बराबर, तो आप कह सकते हो a डॉट बी = b डॉट a। इसीलिए जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट बी = b डॉट a। और इसीलिए मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था कि i डॉट j कहो या j डॉट i कहो, बात क्या है, बात सेम है, या j क्रॉस j डॉट k कहो या k डॉट j कहो, या i j k डॉट i कहो या i डॉट k कहो, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि बीच का एंगल सब में क्या है 90 डिग्री। बस ये कम्यूटेटिव होता है तो बात सेम ही है, बात समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि अगर a डॉट 3 वेक्टर लिखे हुए हैं b + c, ऐसे कर दें तो या तो इनको जोड़ के इससे डॉट प्रोडक्ट ले लो, या इन दोनों का अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेके ब्रैकेट ओपन कर दो, a डॉट b प्लस a डॉट c, अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेके जोड़ दो, दोनों ही बातें क्या हैं सेम है। और ये है मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर। ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि मान लो कोई एक स्केलर नंबर लैम्डा है, लैम्डा एक स्केलर नंबर है लैम्डा, कुछ भी कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 -1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन a डॉट बी से करना है, a डॉट बी से,
यानी एक ये क्वांटिटी, ये भी तो एक नंबर ही आएगा स्केलर क्वांटिटी, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हो, या तो आप सिर्फ वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दो और बी से डॉट प्रोडक्ट ले लो, या आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा का और इससे डॉट प्रोडक्ट ले लो, या आप लैम्डा को पूरे से ए डॉट बी से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों ही केस में सेम आंसर आएगा। अरे जाहिर सी बात है यार, ये कोई एक नंबर ही तो आएगा, तो नंबर को नंबर से कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, ए को लैम्डा बी से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए को बी से मल्टीप्लाई, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लैम्डा से। बात समझ, ये बातें दोनों ही तीनों ही एक ही बात है, इसको देख लो एक बार, देख, ठीक है बच्चों। ये पूरी कहानी स्केलर प्रोडक्ट की मैंने बता दी आपको, मतलब आप किसी भी किताब में छांट लेना, इससे ज़्यादा आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं मिलेगा इस लेवल पे। अब ऐसे तो अंत ही नहीं है किसी भी ज्ञान का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के, नहीं वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।